गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विज्ञान विषय वस्तु पौधे के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्तियों का हम लोगों ने अध्ययन किया और आज इसी क्रम में हम लेकर के आए हैं पौधों में जनन एवं उसके प्रकार। तो पहला टॉपिक आपका खत्म हुआ, पौधों के कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं उसकी परिचर्चा पिछले क्लासों में हमने करा दिया था। आज जिस विषय वस्तु को लेकर के आए हैं वो है पौधों में जनन एवं उसके प्रकार। तो पौधों एवं में जनन एवं उसके प्रकार को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि मनुष्य की भांति पौधों में भी प्रजनन होता है। मनुष्य की भांति पौधों में भी प्रजनन होता है और हम उनके प्रजनन को समझने के लिए आवृत्तबीजी पौधे और अनावृत्तबीजी पौधों का अध्ययन करना होगा। तो अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी पौधे, इन दोनों पौधों को अगर हम बेहतर ढंग से जान लेते हैं तो पौधों में जनन एवं उसके प्रकार का अध्ययन बहुत ही सरलीकृत और आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। तो आवृत्तबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। ये बीज एक प्रकार के आवरण से ढका रहता है जिसमें बीज चोल होते हैं। क्या होते हैं? बीज चोल होते हैं। ये बीज पौधे के फल में सुरक्षित रहते हैं। जैसे एक बीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जिनमें बीजों की संख्या उनमें नामानुसार होती है। तो अभी हमने कहा कि पौधों में प्रजनन को समझने के लिए सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जिसमें बीज तो बचते हैं लेकिन बीज किसी आवरण से ढका रहता है। फिर अब दूसरा प्लांट अनावृत्तबीजी पौधे बीजी पौधों का वह संग जिसमें बीज तो बनता है लेकिन बीज किसी खोल अथवा आवरण में बंद नहीं होता है, अर्थात ये नेकेड सीड होते हैं। क्या होते हैं? नेकेड सीड होते हैं। बीज तो बनते हैं परंतु किसी खोल अथवा आवरण में बंद नहीं होते हैं। इन्हें नेकेड सीड या नग्न बीजी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्न बीजी पौधे। तो पौधों में जनन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक दोनों प्रकार के पौधों को समझने के बाद जनन को आसानी से समझा जाता। तो आइए देख लेते हैं पौधों में जनन एवं उसके प्रकार। जैसा कि बोर्ड में दिख रहा होगा, पौधों में जनन एवं उसके प्रकार। तो पौधों में मुख्यतः जनन दो प्रकारों से होता है। कितने प्रकारों से? दो प्रकारों से। पहला होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां दिया हुआ है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का, एक सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार से जनन होता है। किसमें? पौधों में जनन मुख्यतः दो प्रकारों से होता है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो आइए देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जीव या पादप, इसमें चाहे वो जीव हो चाहे पौधा हो, स्वयं गुणित होता है और इस प्रकार का जनन मुख्यतः 5 प्रकारों में पाया जाता है। कितने प्रकारों में? 5 प्रकारों से होता है। किस प्रकार का? अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकारों का होता है। तो पहला यहां दिया हुआ है मुकुलन। क्या है? मुकुलन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्स्ट, यानी उभार या वर्डिंग कह लीजिए। दूसरा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का आशय ये होता है
कि स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस, तीसरा है खंडन, चौथा है विखंडन, पांचवा है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पौधों में जनन मुख्यतः कितने प्रकारों से, 2 प्रकारों से, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में ये आपको बताया गया कि इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा लिंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जीव या पादप स्वयं गुणित हो जाता है। और इस प्रकार का जनन मुख्यतः 5 प्रकारों में पाया जाता है। पहला है मुकुलन, दूसरा बीजाणु जनन, तीसरा खंडन, चौथा विखंडन, पांचवा कायिक प्रवर्धन। तो अब आइए एक एक प्रकारों का विस्तारित अध्ययन कर लेते हैं कि इसके उदाहरण क्या होंगे और ये होता कैसे है। तो आइए पहली चर्चा करा लेते हैं किसका, मुकुलन। क्या करा लेते हैं, मुकुलन। जैसा कि नाम से स्पष्टीकरण है, मुकुलन का आशय होता उभार, यहां फिगर में दिया हुआ है मुकुलन, बडिंग। बडिंग जनन जो होता है, इस प्रकार का जो जनन ईस्ट में होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है और ईस्ट की एक कोशिका और छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, देख रहे हैं, जो टूट करके पादप कोशिका से अलग हो जाती हैं और एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं। ऐसे जनन की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का आशय होता है उभार। ठीक, यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ मुकुल यानी यही ईस्ट की कोशिकाएं हैं और ये उभार बना लेने, मुकुल बना करके बाद में केंद्रक संख्या 1 से अधिक हो जाती है और बट करके पुत्री मुकुल एक नए पौधों को जन्म दे देती है। इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन। यानी ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहला अलैंगिक जनन में क्या हो गया, मुकुलन। मुकुलन का आशय उभार। ठीक, यहां आपको फिगर में दिया होगा, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन। अब अगला प्रकार, मुकुलन के बाद बीजाणु जनन। क्या हो गया, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का आशय ये हो गया कि स्पोरेंजियम बीजाणु जनन में सामान्यतः, बीजाणु जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी, क्या, सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणुधानियां, ये बीजाणुधानियां हैं, इनके भीतर छोटी छोटी गोल रचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहां दिया हुआ, इन्हें क्या कहते हैं, ये है रचनाएं और इन्हें हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। बीजाणु के चारों ओर, यही बीजाणु है, इसके चारों ओर एक मोटा कड़ा आवरण होता है जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में तो कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आ जाती हैं तो ये जो कड़ा आवरण होता है, कवच फट जाता है और नए पौधे का रूप ले लेते हैं। इसे बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। और बीजाणु जनन म्यूकर, म्यूकर में देखने को मिलता, किसमें, म्यूकर दिखाई दे रहा होगा ना, म्यूकर में बीजाणु जनक। देखिए ये कौकों का एक प्रकार का जाल है। ठीक, तो दूसरा जो प्रकार था बीजाणु जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणुधानियों के भीतर छोटी छोटी गोल रचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। बीजाणु के चारों ओर मोटा कड़ा आवरण होता है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में तो कोई हानि नहीं होती है, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के आने पर यही कवच फट जाती है और नए पौधे का रूप ले लेती है, जैसे म्यूकर। म्यूकर में बीजाणु जनन। ये दूसरा फॉर्म था अलैंगिक जनन का, मुकुलन। मुकुलन के बाद क्या, बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन के बाद
अगला जनन हम लोग देख लेते हैं। अगला जनन क्या है? तो अगला जनन है खंडन। जैसा कि नाम से ही विभाजन है, खंडन। खंडन इस प्रकार का जो जनन होता है वो स्पाइरोगाइरा में, किसमें? स्पाइरोगाइरा में दिखाई देता है। जैसा कि स्पाइरोगाइरा जो रिबन जैसा खंडन में दिखाई देता है, दिया हुआ है, स्पाइरोगाइरा में खंडन दिखाई देता है जब इसका शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग जो अनुपस्थित होते हैं का विकास कर पूर्ण नए जीव में बदल जाती है। इसे पुनरुद्ध भवन का, तो देख रहे हैं ना, ये देखिए स्पाइरोगाइरा का अग्रस्थ कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट ये है। और इसका शरीर खंडों में टूट जाता है और टूट करके क्या, जो टूटा हुआ भाग होता है उसका विकास करके नए जीव में बदल जाता है, अर्थात इसमें पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पुनः नई पूंछ का निर्माण हो जाता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्पाइरोगाइरा जैसे पौधों में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। तो खंडन में एक नाम जानेंगे क्या? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। अब आइए अगला रूप देख लेते हैं। खंडन के बाद अगला क्या देख रहा है? अगला खंडन के बाद अगला जो प्रकार विखंडन, नाम से यह स्पष्ट है। खंडन में अभी देखा आपने खंड खंड भागों में विभक्त हो जाता है, यहाँ दिया विखंडन। क्या दिया हुआ है? विखंडन। विखंडन का आशय हो गया बेनरी फिशन। क्या हो गया? बेनरी फिशन। बेनरी फिशन, या आप कह सकते हैं विखंडन को फिशन। एक कोश की जीवों में, एक कोश की, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक कोश की, जिनके जीवों की संरचना एक कोशिका से बनी होती है उन्हें एक कोश की जीव कहते हैं। एक कोश की जीवों में विखंडन जनन की सामान्य विधि है। जैसे जीवाणु, एक कोश की शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। और विखंडन सामान्यतः दो प्रकारों में पाया जाता है। विखंडन कितने प्रकारों में? दो प्रकारों में पाया जाता है। पहला है आपका द्विखंडन विभाजन, दूसरा है बहुखंडन। जैसा कि नाम से स्पष्टीकरण, द्विखंडन यानी दो खंडों में बट जाता है। बहुखंडन का आशय बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार के विभाजन को बहुखंडन विभाजन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं या समझ लेते हैं कि द्विखंडन विभाजन क्या होता और बहुखंडन विभाजन क्या होता। तो द्विखंडन विभाजन अलैंगिक जनन की इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? द्विखंडन अलैंगिक जनन की इस विधि द्वारा एक कोश की जीवों में संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में, जैसा हमने कहा ना कि द्विखंडन है, दो बराबर भागों में बट जाता है। और यही बट करके सर्वप्रथम एक कोश की रूपी शरीर वृद्धि कर परिपक्व हो जाता है और इसके बाद केंद्रक समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस द्वारा दो संतत कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस प्रकार के विभाजन को द्विखंडन विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन विभाजन कहते हैं। जैसे इस प्रकार का विभाजन आपको अमीबा में देखने को मिलता है। क्या दिखता है? अमीबा में देखने को मिलता है, सॉरी अमीबा नहीं, इसे जीवाणु में इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। किसमें? द्विखंडन में। अब आइए जान लेते हैं बहुखंडन। यहां होगा जीवाणु और यहां होगा अमीबा। दिया हुआ है बहुखंडन। बहुखंडन का आशय ये हो गया कि इस प्रकार के विभाजन या खंडन को बीजाणु जनन या अलैंगिक जनन भी कहते हैं। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोश की जीव अपने पद
के चारों ओर एक कड़ी रचना का निर्माण करता है, जिन्हें पुटी या शिष्ट कहते हैं। इस पुटी के भीतर केंद्रक बारंबार विभाजित हो जाता है। इस प्रकार केंद्रक छोटे छोटे संतत केंद्रों में विभाजित हो जाता है और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण बन जाता है और अनुकूल परिस्थितियों के लौटने पर प्रत्येक बीजाणु वृद्धि कर जीव बनाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ आदि। तो इस प्रकार का जो विभाजन है अलैंगिक जनन का, बहुखंडन में अमीबा और द्विखंडन में जीवाणु। द्विखंडन का आशय 2 भागों में, बहुखंडन का आशय बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। अब आइए अगला जान लेते हैं। विखंडन के बाद अगला कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का आशय ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना कह करके हम कह लें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कह लें? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें विकसित पौधे के शरीर का कोई भाग उससे अलग होकर के नए पौधे को बनाता है और जो अपने जनक पौधों के अनुरूप होता है, जनक पौधे मतलब माता पिता के अनुरूप होता है और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, उसे कायिक प्रवर्धन जनन के रूप में जाना जाता है। तो अलैंगिक जनन की ये 5वीं विधि है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी पौधे के किसी भी भागों द्वारा, जैसे जड़, तना, पत्तियों। अब जान लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन कितने प्रकारों में होता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन मुख्यतः 2 प्रकारों में होता है। कितने प्रकारों में? 2। एक तो लिखा हुआ है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा लिखा हुआ है कृत्रिम प्रवर्धन। तो नाम से यह स्पष्टीकरण है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति द्वारा मिला हुआ, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जिसको निर्माण मानव करता है। तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पौधे के किसी भाग से जब अपने आप कलिका फूटती है, क्या फूटती है? कलिका फूटती है और वह परिवर्धित होकर के वयस्क पौधा बनाकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इस प्रकार का प्रवर्धन जड़, तना, पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जड़, तना, पत्ती। आप एक पौधों के बढ़ने वाले भागों में, जैसे जड़, तना, पत्ती, इस प्रकार का जो प्रवर्धन होगा वो पौधों के जड़, तना, पत्ती वाले भागों में होगा। तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे आपने देखा होगा पुदीना, स्ट्रॉबेरी, कुछ पौधे जैसे पुदीना, घास, गुलदाउदी में के तनों में पार्श्व शाखाएं निकलती हैं और ये शाखाएं अपने जनक यानी अपने पित्र से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी घास में आपने देखा होगा। फिर भूमिगत कायिक प्रवर्धन, जैसा कि नाम है, जैसे तना भूमि के अंदर होता है। ये अधिकांशतः भूरे शल्की या भोजन के रूप में खाया जाता है। जैसे आलू का कंद आपने देखा होगा, अदरक देखा होगा, केला आपने देखा होगा, हल्दी, प्याज, लहसुन, इन सब पौधों में यानी खाद्य संचयन के कारण भाई जो रूपांतरण होता है वो कायिक प्रवर्धन का एक रूप होता तने के द्वारा। जैसे स्पष्टीकरण ने जब आपको बताया था कि तने का रूपांतरण क्या होगा, तो
वहां पर बताया था। तो अनेक पौधों में खाद्य संचय के कारण भूमिगत तने रूपांतरण हो जाते हैं, जो कायिक प्रवर्धन का, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन का एक रूप है। जैसे आलू का कंद, अदरक, केला, हल्दी, लहसुन, प्याज आदि इस प्रकार के क्या सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे आलू को देख लीजिए, सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब क्या होता है, उसमें धीरे धीरे कलिकाएं निकल कर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। अब आया पत्ती। क्या आया? पत्ती। तो पत्तियों में भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे कुछ प्रकार की पत्तियां, हमने कहा ना कि जो पौधे के बढ़ने वाले भाग, जड़, तना, पत्तियों में जो रूपांतरण होता है वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का एक भाग है। अब इसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जैसा कि नाम से, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो कृत्रिम परिवर्धन मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण लगाना, पैबंद लगा देना, गूटी लगा देना। इन विधियों से क्या होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। तो कलम लगाना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक सामान्य विधि है। इस विधि द्वारा जनक पौधे से काटकर अलग किए गए जड़ों, तनों और पत्तियों के टुकड़े को कलम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब को देखा ना, गुलाब में कलम करना, कुछ कलम करके उस पर क्या पर्व संधियां अथवा पार्श्व कलिकाएं उपस्थित होती हैं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसे जनक को पौधों से तिरछा करके क्या कर देते हैं, उसमें बालू या सलभ मृदा लगा देते हैं। तो कुछ सप्ताह बाद अपस्थानिक जड़ें टूट कर निकल आती हैं और इनको मूल पौधे से काट करके अलग कर लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, कलम करना। क्या हो गया, कलम। ठीक, कलम लगाना। तो कृत्रिम कायिक परिवर्धन का पहला क्या है, कलम लगाना। दूसरा दाब लगाना। क्या लगाना, दाब लगाना। तीसरा रोपण। चौथा ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन। मुख्यतः ये चार विधियां हैं किसकी, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। किसकी, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। तो पहला कलम, इसके कटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिंग। तो आसानी से आप जान सकते हैं, गुलाब आपके घरों के आसपास लगा होगा, आप देख रहे होंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या, जैसे गुलाब की जो टहनियाँ होती हैं उसमें मिट्टी लगा दीजिए, और कुछ दिनों के बाद, लेकिन नमी की आवश्यकता होगी, कुछ सप्ताह बाद देखते हैं कि उसमें अपस्थानिक जड़ें टूट कर निकलती हैं। इसके बाद पार्श्व कलिकाओं में प्रोह निकलते हैं। इस प्रकार एक कलम विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कलम लगाना पहला हो गया। दूसरा दाब लगाना। इस जनन द्वारा या इस विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन में जनक पौधे की एक शाखा को, नम मिट्टी में दबा देते हैं। क्या दबा देते हैं, नम मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे जनक पौधे से कभी अलग नहीं होती है। कुछ दिनों बाद शाखा के दबे हुए हिस्सों में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और
तत्पश्चात इसको पौधे से अलग करके काट करके नए पौधे का रोपण कर दिया जाता है। जैसे देखा होगा नींबू, क्या देखा होगा, नींबू। यहाँ क्या हो गया, गुलाब आपने यहाँ देखा, यहाँ क्या होगा, नींबू के कुछ प्रजातियों में दाब लगाया जाता है, नींबू। ठीक, अंगूर भी होगा, क्या होगा, अंगूर। एकाइक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन है। चमेली किसमें होगा, चमेली में भी, चमेली, गेंदा, इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से दाब लगाना, ठीक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में दाब लगाना। दूसरा रोपण, दो तनों को आपस में संबंधन या रोपण कर बंधन करना, इससे एक पौधे के तने में दूसरे पौधे के तने को काटकर फिट कर जोड़ देते हैं। क्या करके, काट करके फिट करके जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद निचला भाग जिसकी जड़ें भूमि में गड़ी रहते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक, स्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। ऊपरी भाग अर्थात वांछित पौधे का तना जिसका पौधा तैयार होता है, स्वयं रूप में फिट हो जाता है। इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, रोपण विधि द्वारा तैयार किए हुए आज उन्नतशील कई प्रकार के फलों का रोपण करके निर्माण कराया जा रहा है। यानी फूलों को, कई प्रकार के फूलों को भी उत्पादित कराया जा रहा है। ये तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि थी, रोपण विधि। ठीक, अब अगला है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन कायिक जनन का आधुनिक तरीका है, कायिक जनन का आधुनिक तरीका है। अनेक पौधे जैसे ऑर्किड, गुलदाउदी आदि में कृत्रिम परिवर्धन ऊतक द्वारा ही किया जाता है। इस विधि में स्वस्थ वांछित पौधे के अग्रिम भाग से ऊतक का एक छोटा टुकड़ा काटकर अलग कर लिया जाता है। फिर उस ऊतक के टुकड़े को किसी पेट्रे डिश में रख करके पोषक पदार्थों में वृद्धि कर या टुकड़ा का असंगठित पिंड बना लेता है, जिस पर कैलस जैसी रचना बना लेते हैं। इस कैलस को फिर से भावी विभाजन हेतु प्रयोग में लाया जाता है और कैलस के एक छोटे भाग को पृथक कर माध्यक में रखा जाता है, जो प्लांट के विभेदन को प्रेरित करता है। इस प्रकार से प्लांट को फिर गमले या मिट्टी में प्रतिरोपित कर दिया जाता है और उचित देखभाल करने के कुछ समय बाद वयस्क पादप जो होता है वो वयस्क स्वतंत्र पौधे से विकसित हो जाता है, जो जनक पौधों के समान होता है। तो ऊतक संवर्धन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक आधुनिक तकनीक है। तो कायिक प्रवर्धन के देखिए लाभ भी आपको जानना होगा। कायिक प्रवर्धन के जो लाभ आपको मिला कि कायिक प्रवर्धन की बातें क्यों हो रही हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा बीजहीन पादप उत्पादन होता है, जैसे अंगूर, नींबू, केला, आम, गन्ना। दूसरा, शीघ्र फलन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। पादप उत्पादन का एक सस्ता माध्यम होता है। वांछित गुणों का परिरक्षण भी किया जा सकता है। सामान्य आनुवंशिक पादपों की आबादी तैयार करना, कायिक प्रवर्धन के विभिन्न लाभ। तो कायिक प्रवर्धन के कौन कौन से लाभ हुए। पहला क्या, बीजहीन पादप उत्पादन, जैसे अंगूर, नारंगी, केला, चेरी, गुलाब आदि पौधों का उत्पादन। दूसरा, शीघ्र फलन या फूलन वाले पौधों का उत्पादन। पादप उत्पादन का सस्ता साधन। सामान्य आनुवंशिक पौधों की आबादी तैयार करना आदि
तो ये आज रहा पौधों में जनन कैसे होता है। तो अभी हमने आपसे शुरुआती दौर में बताया कि पौधों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक जनन। तो आज हम चर्चा कराए अलैंगिक जनन कहते किसे हैं, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी मुख्यतः विधियां होती हैं, और उनमें उन विधियों में जैसे आपको मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, विखंडन, कायिक प्रवर्धन जैसी विधियों का हमने प्रकारों का अध्ययन करवाया, उदाहरण बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। यहाँ तो अलैंगिक जनन की चर्चा हुई, इसमें किसी नर अथवा मादा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगले वीडियो में अगला टॉपिक जब हम लेकर के आएंगे तो लैंगिक जनन, तो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो पुष्प है। एक पुष्प की संरचना, पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, परागण के बाद निषेचन की चर्चाएं हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक हमें आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विषय वस्तु को मेहनत से, लगन पूर्वक से पढ़ाई कर रहे होंगे।